बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मौज़म मंजूर और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जब आप कोई भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो अगर आपको बामरे मजबूरी गैसिंग करनी पड़ती है तो आप किस तरह कर सकते हैं, राइट। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट अगर वो गैस भी करे आंसर को तो वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कदरे बेटर लेवल पे जाके उसे गैस करना चाहिए। इसलिए मैंने उसके लिए भी टिप्स बना दी हैं, ये आपके सामने रख देता हूँ। इन टिप्स को आप सुन लें, समझ लें, इंशाल्लाह ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी बहुत सारे क्वेश्चंस को इवन गैसिंग के थ्रू ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टिप्स टू मेक एजुकेटेड गैस वाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज, ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है। टिप नंबर 1 है, इफ टू रिस्पॉन्सेज अपीयर टू बी इक्वली करेक्ट, एलिमिनेट द रिस्पॉन्स दैट अपीयर्स टू बी लीस्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। कई दफ़ा ना सिर्फ अगर हम ऑप्शंस की बात करें ना, हमें दो ऑप्शन बिल्कुल सही लग रही है, ये बात भी सही लिखी हुई है, ये बात भी सही लिखी हुई है। तो जब दो बातें सही लिखी हुई हैं उनमें से हमने एक को आउट करना है। हम किसको आउट करेंगे? हम उसको आउट करेंगे जो कि स्टेटमेंट के साथ लेस रेलेवेंट है। हम अगर दो ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हमें लग रहे हैं, उनमें से स्टेटमेंट के साथ हम रेलेवेंस चेक करेंगे, जो लेस रेलेवेंट होगी हम उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर रेलेवेंस की बात आती है। टिप नंबर 2 है, चूज द मोस्ट जनरल आंसर व्हेन अदर चॉइसेस आर स्पेसिफिक एंड वाइस वर्सा। देखिए, अगर 3 चॉइसेस स्पेसिफिक हैं और एक जनरल है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप जनरल को पिक करेंगे एंड ऑपोजिट इज ट्रू, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अच्छा, जो जनरल आंसर्स है ना, जो जनरल स्टेटमेंट्स है ना, ये इनके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एज क्वेश्चन राइटर एंड एग्जामिनर मुझे पता है कि इट्स टू डैम हार्ड टू राइट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स। अब एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? वो स्टेटमेंट्स जिनमें ऑलवेज आए, नेवर एवर आए, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एंड आपको पता है कि देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, हमेशा एक्सेप्शंस तो होती ही हैं, हर चीज़ की कोई एक्सेप्शन होती है। तो इसीलिए अगर फर्ज करें कि ऑप्शंस हैं जिसमें लाइक अगर एक स्टेटमेंट जनरल है, बाकी स्पेसिफिक है, तो जनरल के सही होने के चांसेस होंगे। इस तरह से अगर 3 फर्ज करें कि 3 जनरल है और एक स्पेसिफिक है, फिर जो एक ऑड वन है मे बी वो आंसर होगा। लेकिन मैं जनरल वाली एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन करें कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। देखिए, इसमें ऑलवेज का वर्ड मैंने यूज़ किया है। तो ऑलवेज एक व्हेन इट कम्स टू गेसिंग, इसका मतलब है कि ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, इट्स आउट। वेक्टर्स कैन नेवर बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स, ये भी एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। तो गेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आउट है, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट वर्ड एक ऐसा आ गया। फिर वेक्टर्स कैन यूजुअली बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स, या वेक्टर्स कैन समटाइम्स बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। यस, ये दोनों रिलेटिव स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से ही कोई एक जवाब होगा। सो बाय द वे, चूंकि पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम सिंपल अरिथमेटिक मीन्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका डेल्टा यानी कि वेक्टर्स कैन समटाइम्स बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स, ये इसका बेस्ट आंसर है। लेकिन अब देखें कि अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर ना भी पता होता, तो अगर हम एब्सोल्यूट को निकाल के सिर्फ जनरल में से पिक करते तो हमारे चांसेस ठीक होने के ज़्यादा थे। तो अगर हमने 4 में से गैसिंग करनी थी, हमने 2 को एब्सोल्यूट होने की बिना पे जब माइनस कर दिया, रिमेनिंग 2 में से जब हमने पिक किया, तो हमारे जो क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस हैं वो 25% से उठ के वो 50% पे चले गए थे। टिप नंबर 3, अच्छा, ये एक अहम बात है कि क्वेश्चन राइटर्स को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने जो की देनी है ना, या जो बेस्ट आंसर होगा ना आपके क्वेश्चन के अंदर, इट हैज़ टू बी डेफिनेटली सुपीरियर देन द डिस्ट्रैक्टर्स और द अदर ऑप्शंस। तो उसके चक्कर में ना वो क्या करता है, बड़ी दफ़ा उसको सुपीरियर करने के चक्कर में वो अक्सर आंसर को या सही स्टेटमेंट को या सही ऑप्शन को वो, या की जिसको हम बोलते हैं, उसको वो लेंथन कर देता है। तो चूज द लॉन्गेस्ट आंसर व्हेन अदर्स आर मच शॉर्टर। अगर एक क्वेश्चन है, उसके 4 आंसर्स गिवन है, वहाँ पे 3 उसमें से शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, तो अगर आपने गैस ही करना है तो आप लॉन्ग वाले को पिक कर देना, ज़्यादा चांस है आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। टिप नंबर 4 है, choose the answer with a middle value when other answers are higher or lower। अब देखें ना, फर्ज करें कि अब मेरे माइंड में आंसर, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मेरे माइंड में आंसर है 50 है, मे बी क्वेश्चन का आंसर है 50,
पहले से मुझे पता है 50 आंसर है। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होऊंगा, अब मैं सोचूंगा चलो यार एक आध इसके नीचे वैल्यू ऐड कर देता हूँ, एक दो इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। सो मैं ऑप्शंस क्या लिखूंगा, मे बी 25, 50, 75, 100। तो आप देखें कि मिडिल वैल्यूज जो हैं 50 और 75, अगर आप मिड में से जो वैल्यूज हैं उनमें से गेसिंग करेंगे तो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड टिप नंबर 5, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, चूज नाइदर ऑफ द सिमिलर आंसर्स। अगर दो आंसर्स बिल्कुल एक जैसे हैं ना, तो उनमें से एक भी आपने चूज नहीं करना, मतलब वो दोनों एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं। एंड चूज वन ऑफ द टू ऑपोजिट आंसर्स। अगर दो आंसर्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अगर गेसिंग ही करनी है तो अगर ऑपोजिट आंसर्स है उनमें से एक चूज कर दें, अगर सिमिलर है उनमें से कोई भी चूज ना करें, रिमेनिंग जो दो होंगे उनमें से चूज कर दें, एंड सो ऑन। टिप नंबर 6 है, चूज द आंसर दैट एग्रीज ग्रामेटिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड एन सिंगुलर प्लूरल। अब देखें ना, जो क्योंकि अमूमन जो सही आंसर होता है, जो की होती है, एग्जामिनर्स उसको तो लाजमी तौर पे प्लॉजिबल बनाते हैं विद स्टेटमेंट। ठीक है, तो ग्रामेटिकली अगर कंसिस्टेंट, जो अगर देखें ना 4 ऑप्शंस हैं, एक ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट है और 3 ग्रामेटिकली इनकंसिस्टेंट है, तो चांस ये है कि जो ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप राइट आंसर तक समटाइम्स गेसिंग के थ्रू पहुंच सकते हैं। टिप नंबर 7 क्या है, चूज द आंसर मोस्ट सिनोनिमस विद द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन और स्टेटमेंट। अब अगर मल्टीपल आंसर्स हैं तो अब ऐसा आंसर आप चूज करें जो कीवर्ड होगा ना, मेन अगर कोई वर्ड है स्टेटमेंट के अंदर, उसके साथ जो सिनोनिमस आंसर होगा ना, आप उसको पिक करते हैं, ज्यादा चांस है उसके ठीक होने के। टिप नंबर 8 क्या है, चूज फेमिलियर वर्सेस अननोन ऑप्शन। अब फर्ज करके कि एक क्वेश्चन में 2 फेमिलियर ऑप्शंस आ गए हैं या 2 अननोन ऑप्शंस आ गए हैं, आपने कभी भी उनके बारे में सुना भी नहीं है, तो बड़ी दफ़ा बच्चे घबरा के ना क्या करते हैं, नई चीज़ को पिक कर देते हैं, यार अननोन है, पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं होना, मैं ही ना लायक हूँ, तो वो उनमें से वो पिक कर देते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो सही जवाब होता है वो आपने कभी ना कभी उसको देखा होता है, सुना होता है, कभी ना कभी पढ़ा होता है। ठीक है, सो आपने अननोन की निस्बत फेमिलियर ऑप्शंस को पिक करना है व्हेन इट कम्स टू गेसिंग। टिप नंबर 9 है, चूज द ऑप्शन विच साउंड्स मोस्ट लॉजिकल टू यू। कई दफ़ा हमारी कॉमन सेंस और हम अपने लॉजिक की बेस के ऊपर हमें लॉजिकली लग रहा है कि यार ये वाला सबसे सही है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, तो आप इवन अगर गेसिंग ही करनी है, आप लॉजिक को यूज़ करके लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, और जो लॉजिकली आपको सबसे सही लगता है आप उसको पिक करते हैं। एंड टिप नंबर 10 है, अवॉइड आंसर्स विद एब्सोल्यूट्स इन देम। देखिए ना, जैसे पहले मैंने आपको वेक्टर वाले क्वेश्चन की एग्जांपल भी दी, जिनमें ऑलवेज, नेवर, एवरी, नन, ऑल, ओनली, जिनमें ऐसे वर्ड्स होंगे ना, ये एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजीज वाले वर्ड्स हैं, एब्सोल्यूट्स हैं ये वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे आंसर्स को अवॉइड करना है आपने, राइट। और इसी तरीके से जिनके अंदर रिलेटिव टर्मिनोलॉजी होगी, जैसे यूजुअली, समटाइम्स, राइट, आप उनको चूज कर सकते हैं, राइट। सो ये टिप नंबर 10 थी अबाउट गेसिंग। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार बताता चलूँ, ये 10 टिप्स मैंने दी हैं, ये गेसिंग के बारे में है। पहला ऑप्शन आपका कोर्स यही होना चाहिए कि आप अपने नॉलेज की बेस पे, अपने कॉन्सेप्ट की बेस पे क्वेश्चन को आंसर करें। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस के ऊपर आप सिर्फ गेसिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें। ठीक है, ये जस्ट एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे मैंने आपको टेक्निक सिखा दी है। अगर आपको मे बी पूरे पेपर में से 5-10 सवालों की गेसिंग करनी पड़ती है, तो आप एजुकेटेड गेस लगाएं, सोचे समझे तरीके से लगाएं, अभी रैंडम गेसिंग ना करें। ठीक है, लेकिन एक बात फॉर श्योर है, देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो अल्टरनेटिव ऑफ नोइंग द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर पता है, ऑफ कोर्स आपने अपनी नॉलेज और कॉन्सेप्ट के जरिए वहाँ तक पहुँचे हैं, तो वही आपने पिक करना है। हाँ, अगर आपको गेसिंग करनी पड़ती है तो ये गेसिंग के ज़रिए से आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, लेकिन जस्ट आपके जो ऑड्स हैं या जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेक्ट, ये सिग्निफिकेंटली, रिमार्केबली इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएंगे। आप इवन अभी टेस्ट की प्रैक्टिस के दौरान इनको अप्लाई करके भी देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई ये जो गेसिंग टेक्निक्स है वर्क करती है। क्योंकि एग्जामिनर्स है ना, एग्जामिनर्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। चूँकि मैं एग्जामिनर भी हूँ, एग्जामिनर्स का ट्रेनर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, तो मैंने तीनों फ्लेवर्स मैंने लिए हुए हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि एग्जामिनर एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, और एंड एग्जामिनर्स आर मोर सिमिलर दैन डिसिमिलर। ज़्यादातर एग्जामिनर्स एक जैसे तरीके से सोच रहे होते हैं,
ठीक है। और एग्जामिनर्स सिमिलर काइंड की वीकनेसेस उनकी होती हैं, बहुत सारे एग्जामिनर्स की सिमिलर काइंड की मेंटालिटी डेवलप हुई होती है किसी भी एक गिवन करिकुलम को लेकर, किसी भी एक गिवन एरिया के अंदर, राइट। सो इसीलिए उनकी उन चीज़ों को रीड करते हुए, यस वी कैन रीड देयर माइंड समटाइम्स, बड़ी दफ़ा हम एग्जामिनर्स के माइंड्स को ओवरव्यू से रीड करके राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं, बजाय इसके कि हमें ट्रूली राइट आंसर पता हो, राइट। सो गेसिंग इज अबाउट दिस, आई थिंक, कि हम बेसिकली एग्जामिनर के माइंड को, या एग्जामिनर ने जो वीकनेसेस छोड़ दी हैं क्वेश्चन बनाते हुए, हम उन वीकनेसेस का फ़ायदा उठा के हम उसको अपनी फेवर में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट गेसिंग इज़। इसीलिए मैंने ये समझा कि ये गेसिंग को सीखना ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। सो दैट्स वाई इसके हवाले से भी मैंने आपको टिप्स दे दी हैं। इन्हें आप टेस्ट में प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और अगर गॉड फॉरबिड आपको ज़रूरत पड़े, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा फाइनल एग्जाम में, आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके राइट आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग।